इरिटेंट पॉइजन्स में हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था वो था इनऑर्गेनिक मेटालिक पॉइजन्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन चल रही है इस वक्त। इनऑर्गेनिक में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। मेटालिक पॉइजन्स एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें आर्सेनिक, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, थीलियम, जिंक, ये सारे थे, ठीक है। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है नॉन मेटालिक पॉइजन्स। नॉन मेटालिक पॉइजन्स में टू क्लासिफिकेशन में टू इंक्लूडेड हैं, ठीक है, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। हमने फॉस्फोरस से स्टार्ट करना आज। Phosphorus exists in two forms, that is white as crystalline and red as amorphous, ठीक है। फॉस्फोरस की आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि कितनी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्पेशली एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग। White one becomes yellow on exposure to air, ठीक है। It is therefore also called yellow phosphorus. It's mean कि इसकी टू फॉर्म्स हैं, वाइट एंड रेड। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन येलो फॉस्फोरस, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि येलो फॉस्फोरस की कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है वो आपसे वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस के अबाउट पूछ रहे हैं, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि बिकम्स येलो, दैट बिकम्स येलो ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, उसे येलो फॉस्फोरस कहते हैं। It is slightly soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide and insoluble in water. आपको जितनी भी ये फॉर्म्स हैं वो सब ज़रूर पता होनी चाहिए कि कौन सी वाटर में इंसॉल्यूबल है, कौन सी लिपिड में इंसॉल्यूबल है, ठीक है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी आपसे जो है ना इसके अबाउट भी पूछा जा सकता है कि ये लिपिड में सॉल्यूबल इजीली हो जाती है, ये नहीं होती। कौन सा पॉइजन है जो इजीली लिपिड में सॉल्यूबल है, कौन सा वाटर में इजीली सॉल्यूबल है, ठीक है। Phosphorus is freely soluble in carbon disulfide and insoluble in water, ठीक है। जो अभी हम वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं फॉस्फोरस की, ठीक है, जिसे येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं, बीइंग इजीली ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए इट इज केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इग्निशन, ठीक है। When exposed to air, ठीक है, it gives off dense white fumes of phosphoric acid and phosphorus acids with a strong odor of garlic and are luminous in dark. अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म है जो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हमने कह दिया कि वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म जब एयर से एक्सपोज होती है, ठीक है, तो दैट बिकम्स येलो फॉस्फोरस। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ येलो टू वाइट टू येलो फॉस्फोरस। आप यहाँ पे बताएंगे when white phosphorus is exposed to air, it gives off dense white fumes of, किसके white fumes बनते हैं, white phosphoric acid के and phosphorus acids, ठीक है, with a strong odor of garlic and a luminous and dark, ठीक है। अब ये जो फ्यूम्स बने हैं किसके, फॉस्फोरिक एंड फॉस्फोरस एसिड के, द फ्यूम्स ग्लो विद अ पेल येलो कलर जिसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें वो येलो नजर आता है, जो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो हमें येलो नजर आती है इन फ्यूम्स की वजह से, ठीक है, इसीलिए इसे हम येलो फॉस्फोरस कहते हैं। अब क्वेश्चन किया जा सकता है, write a short note on yellow phosphorus and what is the mechanism of formation of yellow phosphorus, ठीक है। तो आपने ये जो है ना उसमें ये सब कुछ लिखना है, ये भी लिखना होगा आपको कि एज इट इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है, इट इज केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इग्निशन, ठीक है। ये मैकेनिज्म है जी येलो फॉस्फोरस बनने का। नाउ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, हमने ये वाइट फॉस्फोरस पढ़ लिया है। Now red phosphorus. Red phosphorus is inert. It's mean red phosphorus is inactive form. ठीक है, red phosphorus अपनी inactive form में होता है unless contaminated with yellow phosphorus. ठीक है, red phosphorus is inert, वो inactive है until जब तक वो contaminated नहीं हो जाएगा yellow phosphorus से, ठीक है। It is non-luminous. हमने पीछे पढ़ा था कि जो white phosphorus है that is luminous in the dark, ठीक है, but जो रेड फॉस्फोरस है दैट इज नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। amorphous having no definite shape and structure, कोई definite shape and structure नहीं होती, odorless, insoluble in carbon disulfide,
ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था फ्रीली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ हम पढ़ रहे हैं एज इट इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। एंड डज नॉट गिव फ्यूम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यहीं पे ही, ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है राइट और शॉर्ट नोट ऑन और डिफरेंस बिटवीन येलो फास्फोरस और वाइट फॉस्फोरस, येलो और रेड फास्फोरस और वाइट और रेड फास्फोरस, ठीक है। तो इतनी ही पॉइंट्स में आपको जो है डिफरेंसेस पता चल गए हैं। कलर में डिफरेंसेस है, रेड फास्फोरस इज इनर्ट एंड वाइट इज एक्टिव, ठीक है। रेड फास्फोरस कब एक्टिव होता है, मैंने एक्सपोज्ड और कंटामिनेटेड विद येलो फास्फोरस, वाइट इज नॉन ल्यूमिनस एंड रेड इज नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। रेड इज इनसॉल्युबल in carbon disulfide white, while white is soluble in carbon disulfide, ठीक है। And white gives fumes when exposed to air while red phosphorus does not give fumes when exposed to air, ठीक है। ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, मैं आपको एमसीक्यूज साथ साथ बता रही हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये इसी में से ही इतने ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं। Mix with powdered glass, it is used on the striking surface of the match box. Matches की आपको पता है जो striking surface होती है, वहाँ पे जो powdered glass होता है उसके साथ उसमें present होता है ये. The tip of the matchstick contains a mixture of potassium chlorate and antimony sulfide. अब there is MCQs, ये MCQs बन सकता है. The composition, what is the composition of tip of the matchstick, ठीक है. नीचे आपको options दी हुई होंगी. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है। Phosphorus is a protoplasmic poison. What do you mean by protoplasmic poison? Protoplasmic poison is basically, कि protoplasm contains different organelles. सारे organelles protoplasm present होते हैं. So it is basically a living cell killer. ठीक है, phosphorus kills living cells, ठीक है। So इसीलिए इसे प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन कहा जा सकता है, बिकॉज क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइल्स हैं सेल के उन सबको डिसफंक्शन कर देता है सेल के अंदर जाके, ठीक है। दैट इज व्हाई फास्फोरस इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन. इट अफेक्ट्स सेलुलर ऑक्सीडेशन. इट्स इफेक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज कंपेरेबल टू इस्कीमिया, ठीक है। कंपेरेबल टू मतलब कंपेयर किया जा सकता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इस्कीमिया, इसके सेलुलर इफेक्ट्स को मेटाबॉलिज्म को इस्कीमिया के साथ. इस्कीमिया क्या करता है, ठीक है। इस्कीमिया डेफिनेटली एनॉक्सिया कॉज करता है, हाइपोक्सिया कॉज करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है. अंडर सच एनॉक्सिक कंडीशन, ठीक है, सच एनॉक्सिक कंडीशंस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स डिमिनिशेस कॉन्सिडरेबली. सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाएगा. दिस इज नाउन एज नेक्रोबायोसिस, ठीक है, व्हिच इज क्लासिकली मैनिफेस्टेड इन द लिवर, ठीक है. अब मेन ऑर्गन अफेक्टेड, ठीक है, यहाँ नेक्रोबायोसिस किस ऑर्गन में होता है, ठीक है, वो लिवर है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच ऑर्गन, ठीक है, मेनली अफेक्टेड, और नेक्रोबायोसिस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गन, दैट इज लिवर, ठीक है. बेसिकली लिवर के अंदर क्या हो जाता है, इस्कीमिक एनॉक्सिक कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर सेल्स का जो जितना भी फंक्शन है वो सारा डिमिनिश हो जाता है, ठीक है. इसकी वजह से नेक्रोबायोसिस हो जाती है. नेक्स्ट आगे जाके हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे नेक्रोबायोसिस के, किससे पढ़ेंगे वो भी आगे हम पढ़ते हैं. डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर इज इनहिबिटेड, ठीक है, व्हाइल डिपोजिशन ऑफ फैट इज इंक्रीज्ड. अब नेक्रोबायोसिस में क्या होता है, ठीक है, नेक्रोबायोसिस में बेसिकली चूंकि लिवर फंक्शन डीरेंज हो गया, खराब हो गया, तो उसमें क्या होगा, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, डेपोजिशन होती है ग्लाइकोजन की, वो इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी. वाइल चूंकि डेपोजिशन ऑफ फैट है वो इनहिबिट करता है, ठीक है, लेकिन डेपोजिशन ऑफ फैट वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एट द एंड फैटी लीवर बन जाता है, ठीक है. लिवर जो है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है. फैटी लीवर इज अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए कि नेक्रोबायोसिस में लिवर में क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन इनहिबिट हो जाता है डिपोजिट होना, और फैट की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है. साइनम सिम्टम्स. अब साइनम सिम्टम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं एंड सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं. टू फेजेस होती हैं बेसिकली, प्राइमरी फेज एंड सेकेंडरी फेज. देयर आर टू फेजेस इन द सिम्टम्स. प्राइमरी ड्यू टू लोकल इरिटेशन ऑन द GIT tract, ठीक है.
प्राइमरी में बेसिकली लोकल एक्शन होगा जो कि जीआईटी ट्रैक पे जीआईटी ट्रैक को अफेक्ट करेगा. While secondary में क्या होगा? Secondary due to action of the absorbed poison. There is usually a considerable interval between them. बेसिकली प्राइमरी में क्या होता है? लोकल जीआईटी पे एक्शन होता है, कुछ टाइम के लिए पेशेंट ठीक हो जाता है. जैसे ही सेकेंडरी फेज स्टार्ट होती है सारे सिम्टम्स बैक रिवर्स हो जाते हैं. ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं बिकॉज जो पॉइजन है वो टोटली एब्जॉर्ब हो चुका होता है. ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स अकर विद इन 2 to 6 आवर्स. ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स के जो है आपको एटलीस्ट टाइम पीरियड जरूर पता होने चाहिए. प्राइमरी सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं. देयर इज बर्निंग पेन इन द थ्रोट, एसोफेगस एंड स्टमक. चूंकि हमने कहा कि प्राइमरी सिम्टम्स प्राइमरी फेज जीआईटी को अफेक्ट करती है, तो जीआईटी के जितने भी सिम्टम्स होंगे वो इसमें आएंगे. ठीक है, दिस बर्निंग पेन इन थ्रोट, एसोफेगस, स्टमक विद इंटेंस थर्स्ट, nausea, vomiting and diarrhea. ठीक है, patient may complain of garlic taste in mouth and garlic odor may be perceived in the mouth. अब आप लोगों ने कितने पॉइजन्स में गार्लिक ऑर्डर पढ़ लिया है? ठीक है, गार्लिक ऑर्डर होता है किस किस पॉइजन का होता है? एटलीस्ट आपको इसके डीडीज जरूर पता होने चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे. ठीक है, क्योंकि मैंने ही पेपर बनाना है इसका, तो इसलिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि गार्लिक पॉइजन्स इरिटेंट पॉइजन्स में इरिटेंट पॉइजन्स का पूछा जाएगा आपसे कि इरिटेंट पॉइजन्स में व्हाट आर द डीडीज ऑफ द पॉइजन्स कंटेनिंग गार्लिक ऑर्डर. ठीक है, तो गार्लिक ऑर्डर का आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस में. आप लिखते रहा करें साथ साथ जब भी आप पढ़ें. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करता है गार्लिक टेस्ट की माउथ में. ठीक है, गार्लिक ऑर्डर भी परसीव्ड होती है. वॉमिटेड मैटर इज डार्कन बाय ब्लड. ठीक है, वॉमिटेड मैटर जो होगा, जो वॉमिटेड होगी उसमें ब्लड कंटेन होगा, ब्लड होगा, स्मेल ऑफ गार्लिक होगी एंड ल्यूमिनेसेंट डार्क. ठीक है, ये 3 इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं. लेकिन क्यों किसी और पॉइजन में भी, आर्सेनिक में आई थिंक और पॉइजन में भी यही 3 फीचर्स हैं. ठीक है, वॉमिटेड डार्क भी होती है, स्मेल्स भी होते हैं गार्लिक या लुमिनस भी होता है डार्क में. ठीक है, बट इसमें क्या है जी, फीसेस में भी डार्क, फीसेस भी डार्क होंगे, ल्यूमिनस होंगे एंड ऑफेंसिव होंगे. ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट कि ल्यूमिनोसिटी ऑफ वॉमिट एंड फीसेस इज डायग्नोस्टिक. ठीक है, बाकी जो हमने पढ़े उनमें से वॉमिट थी जो कि डार्कन होती हैं एंड कंटेन गार्लिक स्मेल, बट इसमें ल्यूमिनोसिटी ऑफ वॉमिट एंड फीसेस इज डायग्नोस्टिक. क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फॉस्फोरस पॉइजन. ठीक है, कांटेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद स्किन प्रोड्यूसेस स्लो हीलिंग बर्न्स. ठीक है, जितने क्योंकि फॉस्फोरस स्किन डेंजरस होता है स्किन के लिए, सो प्रोड्यूसेस स्लो हीलिंग बर्न्स. ठीक है, जो भी जितने भी बर्न्स होंगे फॉस्फोरस की वजह से, दैट वाज स्लो, जो स्लोली हील करेंगे वो बर्न्स. ठीक है, इन द क्लिनिकल कोर्स देयर इज रीमिशन लास्टिंग फॉर अबाउट 2 to 3 days. ठीक है, इसके क्लिनिकल कोर्स में मैंने बताया रीमिशन होगी. ठीक है, जितने भी सिम्टम्स हैं सबकी रीमिशन होगी, जो कि कितनी देर, 2 to 3 days के लिए रहेंगे. ठीक है, secondary symptoms occur due to absorbed poison damaging mainly liver and kidneys. अब हमने प्राइमरी सिम्टम्स में पढ़ा था, प्राइमरी फेज में पढ़ा था कि प्राइमरी फेज बेसिकली इफेक्ट करती है जीआईटी को, जो कि लोकल है. सेकेंडरी फेज हमने कहा था कि अफेक्ट करती है बिकॉज क्योंकि जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में. ठीक है, पॉइजन एब्जॉर्ब होने के बाद किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है? सेकेंडरी सिम्टम्स में लिवर एंड किडनी इज द मेन ऑर्गन विच इज मेनली अफेक्टेड बाय द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द फॉस्फोरस पॉइजनिंग. ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का लास्ट 10-15 मिनट्स में आंसर दूंगी. ठीक है, original symptoms are returned, and in addition there is jaundice and distension of abdomen due to enlargement and necrosis of the liver. अब क्योंकि सेकेंडरी फेज में सेकेंडरी सिम्टम्स अपीयर हो रही है एब्जॉर्ब होने की वजह से, इसमें लिवर एंड किडनी तो डैमेज हो ही रहा है. ठीक है, ओरिजिनल सिम्टम्स जो कि जीआईटी के थे, प्राइमरी फेज के जो सिम्टम्स है वो भी वापस आ जाते हैं, वो भी रिटर्न हो जाते हैं, वो भी सब अपीयर हो जाते हैं. दैट इज मतलब सिमिलरली लिवर किडनी अफेक्ट हुआ है, साथ ही में आपको बर्निंग पेन, माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, स्टमक, सब में नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स भी वापस आ जाते हैं, पेशेंट को हो जाते हैं. इन एडिशन क्योंकि लिवर इफेक्ट हुआ है, दैट इज जॉन्डिस हो जाएगा, उसकी वजह से डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होगा, वो भी लिवर की वजह से ड्यू टू एनलार्जमेंट एंड नेक्रोसिस ऑफ द लिवर. ठीक है, ओके. अर्ली स्टेजेस में क्या होगा? लेवल इज एनलार्ज्ड,
फर्स्ट स्टेज में ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लिवर चेंजेस इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। हेपेटिक चेंजेस क्या आएंगी आफ्टर फॉस्फोरस पॉइजनिंग? लिवर इज एनलार्ज ड्यू टू फैटी डिजनरेशन, जिसे हम नेक्रोबायोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर फैटी डिजनरेशन की वजह से, फैटी डेपोजिशन की वजह से लिवर एनलार्ज हो जाता है, दैट इज नेक्रोबायोसिस। एंड द लेटर स्टेजेस liver becomes shrunken due to necrosis, that is called acute yellow atrophy, ठीक है। अब आगे मैं आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोबायोसिस एंड acute yellow atrophy, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईक्यू। तो आगे जाके मैं इन दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि अर्ली स्टेज में लिवर एनलार्ज होता है, दैट इज नेक्रोबायोसिस, एंड लेटर स्टेज में लिवर श्रंकन होता है, दैट इज एक्यूट येलो एट्रोफी, ठीक है। ड्यू टू हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्परा एंड एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फीसेस आर पेल, ठीक है। यूरिन इज स्कैंटी एंड कंसंट्रेटेड। यूरिन आउटपुट पेशेंट की कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन स्कैंटी एंड कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। स्ट्रांगली एसिडिन रिएक्शन एंड कंटेन्स ब्लड, albumin, bile, and sometimes sugar. And this is the important MCQ or SEQ. Which of the following crystals are found in the urine after phosphorus poisoning? ठीक है? Urine contain the crystals of tyrosine, leucine, and cysteine due to disturbed metabolism. ठीक है? मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन सा इंपॉर्टेंट एसईक्यू है, ठीक है। तो आप नोट कर लिया करें ताकि एंड पे आपको एटलीस्ट मसला ना हो, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा रहा होता है जो बंदा, ठीक है, उसी ने पेपर बनाना होता है, ठीक है। एंड और उसको पता होता है, और आपको पहले भी कहा हुआ है कि लेक्चर्स गौर से सुना करो, और बुक आपको बता देते हैं कि डेफिनेटली आपने पारिक एनआरए कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, दोनों बुक्स बल्कि पढ़नी होती हैं। Feces pale, urine. What are the urine findings? Urine is scanty. Urine findings and liver findings. ठीक है, देखिए liver findings भी इसमें important है, urine findings भी phosphorus poisoning में important है। आपसे पूछा जा सकता है, हम जरूरी नहीं कि एक सिनेरियो से poisoning के about ही पूछें, आपसे ये पूछा जा सकता है what are the liver and urine, ठीक है, findings in the acute phosphorus poisoning, ठीक है। Urine is scanty and concentrated, strongly acidic reaction, and contains blood, albumin, bile, and sometimes sugar, and crystals of tyrosine, leucine, and cysteine due to disturbed metabolism, ठीक है। चूँकि अगर आपका ऑनलाइन कभी टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें अगर जो भी पैटर्न होगा, अगर एसईक्यू का पैटर्न डाला भी गया, तो एसईक्यू के पैटर्न में एटलीस्ट आपको सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा एसईक्यू में, ठीक है। तो 1 लाइन एसईक्यू के अकॉर्डिंग भी आपने ये पढ़ना है, ठीक है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 लाइन एसईक्यू तो इजीली बन सकता है, व्हाट आर द क्रिस्टल्स प्रेजेंट यू कैन फाउंड इन द यूरिन आफ्टर फॉस्फोरस पॉइजनिंग, क्रिस्टल्स ऑफ टायरोसिन, ल्यूसीन एंड सिस्टीन, ठीक है। Nervous system involvement. Nervous system के symptoms क्या होंगे? Serious manifest as frontal pains, insomnia, ringing in the ears, impaired vision, formication, cramps, and paralysis. Priapism is frequent. ये सारे नर्वस सिस्टम के जो है वो सिम्टम्स हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम हेपेटिक एंड रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। किडनी, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हेपेटिक और रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है, इसीलिए आपको कहा है कि आपको लिवर और किडनी, यूरिन के एटलीस्ट आपको फीचर जरूर आने चाहिए, ठीक है। द क्लिनिकल पिक्चर इज सजेस्टिव ऑफ एक्यूट येलो एट्रोफी इन द लिवर, ठीक है। What is the fatal dose and fatal period? Fatal dose, a dose of 60 to 120 milligram is usually considered a fatal dose, ठीक है। Fatal period, death may occur from collapse within 24 hours. 24 hours के अंदर death हो जाती है, fatal period होता है। Normally it may occur in 6 to 7 days or longer. Normally 6 to 7 days ले लेता है ये poison, ठीक है। बहुत rare कोई chances होते हैं जिसमें within 24 hours patient की death हो जाती है, ठीक है। What is the treatment of phosphorus poisoning? Demulsions. Demulsions include oily and fatty substances, including milk, are contraindicated, ठीक है, as they dissolve and promote absorption of phosphorus, ठीक है। Demulsions, why demulsions are contraindicated in phosphorus poisoning, ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, because demulsions are dissolve, because they can dissolve and promote absorption of phosphorus, ठीक है।
Stomach should be lavaged with 0.5% solution of potassium permanganate repeatedly. Okay? Till no more garlic smell is perceptible. Potassium permanganate acts as chemical antidote. It oxidizes phosphorus to harmless compounds, that is, phosphoric acid and phosphates. Why potassium permanganate is used as gastric lavage? Okay? For gastric lavage, because potassium permanganate acts as chemical antidote. It oxidizes phosphorus. ये phosphorus को oxidize कर लेता है to harmless compounds. Harmful नहीं, not harmless compounds में, ठीक है? Which is phosphoric acid and phosphates. ये भी क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. White demulsions are contraindicated in phosphorus poisoning, and why potassium permanganate used for gastric lavage solution in potassium in phosphorus poisoning, ठीक है? तो इनके आंसर्स इनके इसके अंदर ही हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं. A dilute solution of copper sulfate may be used as an antidote instead of permanganate, ठीक है? अगर potassium permanganate available नहीं है, किसी वजह से आप यूज नहीं कर सकते, then आप dilute solution of copper sulfate यूज कर सकते हैं, ठीक है? 200 milligram of copper sulfate may be given every 5 minutes until vomiting occurs. जब तक vomiting नहीं होती, आपने हर 5 मिनट बाद उसे 200 milligram of copper sulfate का solution तो gastric lavage देते रहना है, ठीक है? Liquid paraffin may retard absorption and may be given, ठीक है? Liquid paraffin भी दी जा सकती है. Intravenous IV saline is useful to combat shock, calcium gluconate if blood calcium is diminished, and sodium bicarbonate to maintain alkali reserve. ठीक है? ये IV saline definitely shock के या hypotension के जितने भी symptoms हैं उसके लिए हम IV saline देते हैं. कैल्शियम अगर कम हो जाए, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे बाकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, ठीक है? इंट्रावीनस डेक्सट्रोज मे बी नीडेड. Okay. Intravenous dextrose may be needed to protect the liver, ठीक है? Because phosphorus poisoning mainly affect the liver. So liver को protect करने के लिए हम क्या देंगे? Intravenous dextrose देंगे, IV dextrose देंगे हम, ठीक है? Peritoneal और hemodialysis may be necessary to combat renal failure, ठीक है? अब देखिए इसमें उन्होंने दोनों बता दिए हैं कि liver को protect करने के लिए हम क्या देंगे? Dextrose देंगे, जबकि अगर renal failure हो चुका है तो उसके लिए हम peritoneal और hemodialysis करेंगे. Skin burns should be thoroughly washed with 1% copper sulfate solution. क्योंकि स्किन बर्न्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. स्किन बर्न्स क्योंकि स्लोली हील करता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग के बाद, ठीक है? फॉस्फोरस अगर स्किन से कांटेक्ट कर जाए, आफ्टर कांटेक्ट विद द स्किन, जो भी बर्न्स होंगे दैट डेफिनेटली दैट आर डीप बर्न्स जो कि स्लोली हील करेंगे, ठीक है? पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, if death takes place within first 24 hours, appearances generally are those of a highly irritant poison, ठीक है? जो भी irritant poisons के होते हैं generally appearance, ठीक है, वही होगी within first 24 hours. जिसमें क्या होता है? Consists of inflammation or erosion of the mucous membrane of the pharynx, because क्योंकि GIT को affect करता है, तो GIT के जितनी भी mucous membranes हैं उनको definitely inflamed करेगा या फिर eroded कर देगा. The mucous membrane of the pharynx, esophagus, stomach and intestine with cloudy swelling of the liver and kidney. ठीक है? The contents of both stomach and bowel may be luminous in the dark and body may smell of garlic. ठीक है? For our external findings, the body may be emaciated and smell of garlic, jaundice and hemorrhages both under the skin and from various natural orifices of the body, ठीक है? Body emaciated होगी पूरी, garlic की smell आएगी, jaundice hemorrhagic होगी body, ठीक है? Internal findings, fatty regeneration and hemorrhages. Toxic effects are well marked in stomach, intestine, liver, kidney and blood, ठीक है? The mucous membranes of the stomach and intestine is yellowish or grayish-white in color, softened, inflamed, or even corroded.
अब म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक इंटेस्टाइन? दैट इज येलोइश और ग्रेइश व्हाइट इन कलर. ठीक है. Patchy areas of erosion with hemorrhages and perforation are common. Contents of stomach intestine may have garlic odor and luminous and dark. It leaves आपको जितने भी garlic and luminous होते हैं poisons, उसमें आप postmortem appearance है, medical legal aspects है, साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसमें गार्लिक और ल्यूमिनस एंड डार्क, ये दो चीज़ें तो ज़रूर लिखते हैं ना, कुछ भी याद ना आए तो. ठीक है. लिवर एंटर्स गोज. लिवर में क्या होता है? नेक्रोबायोसिस होती है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंशिएटिंग फीचर्स फ्रॉम एक्यूट लिवर एट्रोफी आर एज फॉलोज. अब हम डिफरेंसेस पढ़ने लगे हैं इनके. ठीक है. डिफरेंसेस ऑफ नेक्रोबायोसिस वर्सेस एक्यूट येलो एट्रोफी. ठीक है. साइज. नेक्रोबायोसिस में हमने पढ़ा था डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस में क्या होता है? एनलार्ज्ड होता है. एनलार्ज एट फर्स्ट बट श्रंकन लेटर. ठीक है. एक्यूट येलो एट्रोफी में साइज क्या होगा? स्मॉलर विद अ रिंकल्ड कैप्सूल. ठीक है. बेसिकली नेक्रोबायोसिस एनलार्ज्ड होगा, एक्यूट येलो एट्रोफी में श्रंकन होगा. व्हाट इज द कलर? कलर ऑफ नेक्रोबायोसिस यूनिफॉर्मली येलो. ठीक है. जबकि एक्यूट येलो एट्रोफी में डर्ट येलो होगा. जितने भी ये डिफरेंसेस होते हैं डेफिनेटली ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एससीयू में तो डेफिनेटली ये टेबल आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट डिफरेंस बिटवीन नेक्रोबायोसिस एंड एक्यूट येलो एट्रोफी. एमसीक्यू में भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ एक्यूट येलो एट्रोफी? What is the consistency of yellow or consistency of liver in acute yellow atrophy in phosphorus poisoning? ठीक है. कंसिस्टेंसी नेक्रोबायोसिस में सॉफ्ट एंड ग्रीजी होती है, जबकि acute yellow atrophy में हार्ड एंड ब्रिटल होती है. Structure in necrobiosis, fatty degeneration with necrosis of some cells and purpuric spots, while in acute yellow atrophy, structure include necrosis of most cells without damage to supportive connective tissue. Necrobiosis involved in early stage of poisoning, while acute yellow atrophy in late stage of poisoning appear होती है. These 5 differences very important आपको पता होने चाहिए. Postmortem appearance, fatty degeneration of the heart muscle, kidneys, and voluntary muscle fibers is present. Subendocardial hemorrhages in left ventricle are common. Blood may appear tarry and its coagulability is diminished. In case of suspected phosphorus poisoning, viscera for chemical analysis should be preserved in saturated solution of common salt and not in spirit, as the luminosity is lost. अब ये भी एक important MCQ है. ठीक है. कि why spirit is not used for the preservation of viscera. ठीक है. In phosphorus poisoning तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज स्पिरिट जो है वो ल्यूमिनोसिटी को लॉस्ट कर देता है पॉइजन की. दैट इज व्हाई कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव for chemical analysis of viscera. ठीक है. Sometimes chemical examiner reports presence of phosphates in viscera. This has no significance. Finding of phosphorus in free form only is significant. Okay, what is the question? Luminosity is basically the presence of light. जब आप देखेंगे ठीक है उससे ये सोल्यूशन में डाल के तो वो आपको लाइटनिंग उसमें नजर आएगी. ठीक है. दैट इज ल्यूमिनोसिटी. आपको शाइनिंग. नॉन ल्यूमिनस का मतलब है जब भी आप सोल्यूशन में डालेंगे वो नॉन ल्यूमिनस होंगे, उसमें आपको कोई लाइट नजर नहीं आएगा. ठीक है. ल्यूमिनोसिटी का यही मतलब होता है कि अगर आपने डाला दैट इज शाइन और कंटेन लाइट, वो पॉइजन्स ठीक है ल्यूमिनस होते हैं. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है. Sometimes chemical examiner reports presence of phosphates in viscera.
ठीक है। अब अगर आपने विजाज भेज दिया केमिकल एनालिसिस के लिए, अगर केमिकल एग्जामिनर आपको बता रहा है कि इसमें फॉस्फेट है, दैट हैज नो सिग्निफिकेंस, दिस हैज नो सिग्निफिकेंस, की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज फाइंडिंग ऑफ फॉस्फोरस इन फ्री फॉर्म, ठीक है, अगर फॉस्फोरस फ्री फॉर्म में आपको मिलेगा बॉडी में, इन द फ्री फॉर्म ओनली इज ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। मतलब एटलीस्ट पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जब आपने विजरास को एनालिसिस किया है, उसमें आपको फॉस्फोरस फ्री फॉर्म में मिला है, उसकी सिग्निफिकेंस जरूर होगी, फॉस्फेट की फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भी फॉस्फेट आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली वो तो डोज डिफरेंट होगी, लेकिन फ्री फॉर्म इज मोस्ट सिग्निफिकेंट to diagnose the poisoning case especially, ठीक है। medical legal aspects, yellow phosphorus is an ingredient of fireworks, certain rodents and insect poison, ठीक है। येलो फॉस्फोरस केसेस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सीडेंटल डेथ्स इन चिल्ड्रन हु हैव ईटन फाइव क्रैकर्स और रैट पेस्ट आर नाउन, ठीक है। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, कम होता है, फाइव क्रैकर्स अगर किसी बच्चे ने खा लिए या रैट पेस्ट खा लिया। रैट पेस्ट एंड वर्मिन किलर्स व्हिच कंटेन येलो फॉस्फोरस, जिंक फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आर टेकन टू कमिट सुसाइड, ठीक है। Which form is used to commit suicide? Yellow phosphorus, ठीक है, contains zinc phosphide, aluminum phosphide. Smell and taste of phosphorus in the form of red poison can be distinguished when mixed in strong sweet tea or coffee. It can then be used or as homicidal poison, ठीक है। Because symptoms appear after some delay and resemble acute liver disease, ठीक है। इसमें भी उन्होंने यही कह दिया कि smell and taste of phosphorus को in the form of red poison में जो होता है can be distinguished, ठीक है, when mixed in strong sweet tea और coffee, टी और कॉफी में करेंगे तो हम इसे easily distinguish कर सकेंगे, ठीक है। मीन्स कि अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग टी और कॉफी में डालेंगे भी, ठीक है, तो उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो एटलीस्ट जो है ना आप इजीली डायग्नोज नहीं कर सके, ठीक है। अगर आपको थोड़े पंजेंट भी लगेंगे ना, तब भी आप इजीली जो है ना उसे डायग्नोज नहीं कर सकते कि इसमें डेफिनेटली कि कोई पॉइजन मिक्स किया गया है और समथिंग एल्स, ठीक है। एक तो इसके सिम्टम्स भी सम डिले, ठीक है, देर से अपीयर होती हैं, और इसकी सिम्टम्स चूंकि रिजेंबल भी लीवर डिजीज से करती हैं, एंड और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी लीवर को करता है, दैट इज बिकॉज ये होमिसिडल पॉइजन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। That occurs after a few days. However, it must be remembered that phosphorus can be detected even in putrefied bodies, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि putrefied bodies में मतलब कि it retards putrefaction, नहीं डिटाच पुट्रीफेक्शन नहीं करता, पुट्रीफाइड बॉडीज में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ पॉइजन हैं जो आपको एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए, जो कि पुट्रीफेक्शन को रिटार्ड करते हैं, जो पुट्रीफेक्शन नहीं होने देते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइजन है जो कि पुट्रीफाइड हो भी चुकी है बॉडी, उसमें भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस कंसील्ड in moist paper, wet cloth or dung, occasionally used to set fire to postal letter boxes and huts, ठीक है। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रॉनिक पॉइजनिंग, और पीछे जो हमने सारी पढ़ी है दैट इज एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ द फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम क्रॉनिक पॉइजनिंग पढ़ने लगे हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट इनहेलेशन ऑफ फॉस्फोरस फ्यूम्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। गैस कॉमनली अटैक्स द लोअर जॉ इन अ रीजन ऑफ अ डिकेड टूथ where the supportive microorganisms are already present. Suppurative microorganisms are already present, sorry, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्रॉनिक पॉइजनिंग क्यों होती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स, ठीक है। क्रॉनिक पॉइजनिंग बेसिकली फ्यूम्स को इनहेल करने की वजह से होती है, क्योंकि जब फॉस्फोरस गैस आप इनहेल करेंगे तो वो किसको अफेक्ट करेगी, लोअर जॉ को, ठीक है, लोअर जॉ, और वो भी कहाँ पे, डिकेइंग टूथ, जो ऑलरेडी अगर आपके मुंह में डिकेड टूथ प्रेजेंट है कोई, ठीक है, केयरिंग टीथ प्रेजेंट है, तो उसमें ऑलरेडी डेफिनेटली सुपोरेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये गैस उस लोअर जॉ में जो भी डिकेड हुआ उसको अफेक्ट करेगी जाके। फर्स्ट सिम्टम डेफिनेटली इज टूथेक, followed by a swelling of jaw, losing of teeth, necrosis of gums, and then sequestration of bone in the mandible. This is known as fossy jaw, ठीक है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, fossy jaw, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन fossy jaw. बेसिकली पहले आप देखेंगे, इट इज द क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है।
Basically, phosphorus fumes inhaled and attacks the lower jaw inner region of decayed tooth, ठीक है, where suppurative microorganisms are already present. Toothache होगा, दांत में दर्द होगी, swelling हो जाएगी उस जगह पे, teeth आपके वही लूज होना शुरू हो जाएंगे, गम्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह मैंडिबल आपकी बोन जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसे फॉसी जॉ कहते हैं. इट इज एन बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द जॉ बोन. माइलाइटिस आइटिस बेसिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपकी जॉ की विद मल्टीपल साइनसेस डिस्चार्जिंग फाउल स्मेलिंग पस, ठीक है. साइनसेस बेसिकली किसे कहते हैं? साइनस हैव बोथ ओपनिंग्स, ठीक है, जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे ओपनिंग होती है, जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा होता है, जहाँ एंड हो रहा होता है वहाँ पे ओपनिंग होती है, तो दोनों ओपनिंग से, ठीक है. साइनस इज ऑलवेज दैट हैविंग टू ओपनिंग्स, ठीक है. तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, डेफिनेटली साइनस जो प्रेजेंट होगा वो आपके मुंह के अंदर से स्टार्ट होगा और बाहर निकलेगा, ठीक है. बोन से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली हैविंग सम रूट, जहाँ से भी वो अपना रूट बना के एग्जिट होगा, ठीक है. वो मुंह से भी हो सकता है, चिन से भी हो सकता है, कहीं से भी, क्योंकि बिकॉज जितनी भी मैंडिबल है कहीं पे भी मल्टीपल साइनसेस बन गए हैं, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं स्किन से, ठीक है, एग्जिट हो रहे हैं, तो वहाँ से मल्टीपल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, आपकी फाउल स्मेल पास होगी, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए फॉसी जॉ क्या है, ठीक है, ये सारे उसमें उसके सिम्टम्स क्या होते हैं फॉसी जॉ के. Constitutional symptoms such as weakness, weight loss, anemia, jaundice and pain in joints are common, ठीक है. ये chronic poisoning के manifestations हैं सारी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फॉसी जॉ है. एक यही आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता हो chronic poisoning में, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा फॉसी जॉ के अबाउट chronic poisoning of phosphorus में, ठीक है. ये हमने सारा फॉस्फोरस पढ़ा पीछे. अब हम आयोडीन पढ़ रहे हैं. ये फॉस्फोरस एंड आयोडीन आर नॉन मेटालिक inorganic irritant poisons. Iodine occurs as brown, scaly crystals with a metallic luster and unpleasant taste. At all temperatures, it gives off a violet-colored vapor possessing a characteristic odor. ठीक है. आयोडीन बेसिकली आपको पता है कि नमक में यूज किया जाता है, सॉल्ट, ठीक है, आयोडीन सॉल्ट. आयोडीन का आप लोगों ने पैथोलॉजी में माइट भी एक प्रैक्टिकल किया हो, आई डोंट नो किया आप लोगों ने या नहीं किया, ठीक है. तो आयोडीन occurs as a brown scaly crystals with a metallic luster and unpleasant taste. टेस्ट आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है. ऑल टेम्परेचर्स, जितने ऑल टेम्परेचर्स पे, it gives off a violet colored vapor possessing a characteristic odor. Iodine has a direct action on cells by precipitate proteins. The effects are similar to those produced by acid corrosives, and principal manifestations of poisoning are vomiting, collapse, and coma. The vapors of iodine are strongly irritant to the respiratory passages. Sinus symptoms when iodine is swallowed. Symptoms are those of corrosive and irritant poison, burning pain extending from mouth to stomach. Taste is unpleasant and thirst intense. Lips and oral mucosa stained yellow or brown. आयोडीन में आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए. आयोडीन चूंकि वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है SCQ के अकॉर्डिंग, लेकिन NCQ के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है. Its irritant action on stomach and bowels is characterized by severe pain in the abdomen with vomiting and diarrhea. Vomit and stool being dark, yellow brown or blue, and with a peculiar smell of iodine. ठीक है? Micturition is painful and urine may be suppressed or scanty. When voided, it is dark brown, contains albumin and has a strong smell of iodine. अभी तक I don't think कि आपने किसी का पढ़ा है कि dark brown color हो, जो है वो यूरिन का होगा, ठीक है. यूरिन कंटेन ब्लड, ठीक है, वो आपने फॉस्फोरस में पढ़ा, but that is not dark brown, ठीक है. Dark brown is specific to iodine, ठीक है. Micturiation or urine when voided is dark brown, contains albumin and has a strong smell of iodine. Other symptoms include marked depression, weak pulse, delirium and collapse. Injection of iodine compounds may cause sudden fatal collapse as a result of hypersensitivity. ठीक है, किसी को आपने इंजेक्शन लगा दिया है, वो सडनली कोलैप्स कर गया, ठीक है, वो
दैट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। वैसे आई डोंट थिंक आपने कभी किसी को इंजेक्शन आयोडीन का लगाते देखा है? नो। Inhalation of iodine vapors is responsible for edema of glottis and death from asphyxia. ठीक है, then definitely इसमें सारे asphyxia के अगर inhalation की वजह से vapors inhale करने की वजह से iodine के death हुई है तो इसमें सारे asphyxia के जितने भी postmortem appearance and symptoms हैं वो आएंगे। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि inhale after inhaling the iodine vapors there is edema of the glottis. ठीक है, prolonged ingestion of iodine or iodine compounds leads to chronic poisoning called iodism. Classical features of iodism included headache, acute coryza, bronchial catarrh, conjunctivitis, and edema of face and eyelids, which clear up when iodine is withheld. Okay, fetal dose and fetal period. Fetal doses of iodine in solid form is about 2 grams. 8 to 10 ml of tincture iodine may cause death. ठीक है, tincture form में what is the fetal dose? 8 to 10 ml, while in solid form fetal dose of iodine is about 2 grams. What is fetal period? Fetal period, average fetal period is about 24 hours. Rapid death occurs from anaphylaxis. Anaphylaxis वही shock, anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction वही after injecting the iodine. ठीक है, when patient is suddenly collapse and hypersensitive anaphylactic reaction occurred. Treatment of iodine poisoning: stomach should be washed out with 1% starch solution or 5% solution of sodium thiosulfate. Demulsants are helpful, such as starchy foods, eggs, milk, oils, etc. In case of intolerance, administration of drugs should be stopped and antihistamines and steroids administered. Okay? In chronic poisoning, use of iodine use of iodine or iodides should be discontinued. Okay? High sodium chloride intake will be speed recover. What are the post-mortem appearances in iodine poisoning? Skin rashes and edema of eyes and face may be observed. Mucous membranes and lips may be stained yellow or brown. There may be excoriation and corrosion of mucous membranes of mouth, esophagus and stomach. ठीक है, अब यहीं से एक scenario easily बन सकता है. Definitely the scenarios for MCQ. Patient brought in emergency having skin rashes, edema. You observed on physical examination, you can see or observe skin rashes, edema of eyes and face, mucous membranes of the definitely of you can see lips. ठीक है, अगर डेफिनेटली लाइव पेशेंट आपके पास है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस तो आप तो ऑटोप्सी के बाद देखेंगे, लाइव पेशेंट आपके पास आए तो उसके बाद उस पर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? स्किन रैश होगी, एडिमा ऑफ आइज एंड फेस, लेट फेस में सिवियर टॉक्सिसिटी में होगा ये, ठीक है, अगर लाइव पेशेंट है तो, और लिप्स दैट मे बी स्टेन येलो और ब्राउन, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास आया है एंड स्टेज पे, तो डेफिनेटली फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मेन पॉसिबल पॉइजनिंग अकर्स. ठीक है, ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर मे बी एडिमा ऑफ ग्लोटिस एंड समटाइम्स एक्यूट एडिमा ऑफ लंग्स एंड effusion of fluids and pleural and pericardial sacs. Kidneys show glomerular and tubular necrosis. Heart and liver show fatty degeneration. Basically, it's medical legal aspects. Tincture of iodine is occasionally taken to commit suicide. Okay, iodine preparations cannot be used for homicidal purposes as they color foods blue. ठीक है, वॉयलेट और ब्लू कलर आप लोग को कहा है कि आयोडीन देता है, तो इसलिए होमिसिडल पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जाता, बिकॉज जिस भी फूड में आप ऐड करेंगे दैट बिकम्स ब्लू, तो ये इजीली डायग्नोज हो सकेगा. आयोडीन इन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर विट्रियोलाज. इंजेक्शन ऑफ आयोडीन कंपाउंड्स में कॉज सडन फेटल कोलैप्स. ठीक है, ये आपको पहले बताया था कि इंजेक्शन डालेंगे तो सडनली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी. चिल्ड्रन में भी अट्रैक्टेड बाय इट्स रिच कलर एंड में इंटरेस्टेड. ठीक है, अगर आपने कहीं रखा हुआ है आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज वॉयलेट और ब्लूइश इन कलर, तो वो अट्रैक्ट करेगा बच्चों को. ठीक है, वीक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन
15 drops of tincture to be to a tumblerful 200 ml of water. ठीक है, ये solution बनाते हैं आप. May be helpful in the absence of potassium permanganate as a chemical antidote for all oxidizable poisons. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी केमिकल एंटीडोट के तौर पे यूज होता है. ठीक है, ये भी हमने नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक 80-10 पॉइजन्स पढ़े हैं हमने. ठीक है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक पॉइजन्स पढ़े हैं. मैं आपको रिपीट करा देती हूँ. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, यू कैन आस्क. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फिर बता देती हूँ दैट कैन आस्क, जो कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉस्फोरस का मैंने आपको बताया था वाइट क्रिस्टलाइन एंड रेड फॉर्म में होता है, वाइट एंड रेड. ठीक है, वाइट इज ऑल्सो नाउन एज येलो व्हेन एक्सपोज टू एयर, इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं. ठीक है, एंड येलो फॉस्फोरस कब बनता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्यों जब एक्सपोज से व्हेन एक्सपोज टू एयर देन व्हाई वाइट कैन बिकम्स येलो फॉस्फोरस. ठीक है, तो इजीली आपको इसका आंसर बताया कि व्हेन फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड बनते हैं जब व्हेन वाइट इज एक्सपोज टू एयर, दीज फ्यूम्स ग्लो विद पेल येलो कलर, जिसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं. ठीक है, इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस के. ठीक है, what is the composition of tip of the matchstick, that is potassium chloride and antimony sulfide. ठीक है, why phosphorus is a protoplasmic poison, because it kills living cells. ठीक है, and disrupts the cellular organelles function. ठीक है, what is necrobiosis. ठीक है, what is the primary phase of the acute poisoning of the phosphorus. ठीक है, प्राइमरी फेज क्या होता है, प्राइमरी फेज में क्या सिम्टम्स आते हैं एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, वो आपको जीआईटी सिम्टम्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द टाइम पीरियड. ठीक है, फैटल पीरियड ऑफ प्राइमरी सिम्टम्स 2 to 6 hours. Phosphorus having acute phosphorus poisoning having also garlic taste and garlic odor. Vomit contain blood. What is the diagnostic point or diagnostic features are is luminosity of vomit and feces is the diagnostic feature of acute phosphorus poisoning. ठीक है, और secondary symptoms can affect liver and kidneys. Original symptoms return. Secondary symptoms में original symptoms भी आ जाते हैं and include necrobiosis of the liver. डेफिनेटली ये सिम्टम्स अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में आपको ये बताइए, तो इनके डिफरेंसेस में आपने पढ़ लिया है. ये डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, नेक्रोबायोसिस एंड एक्यूट येलोइड ट्रॉफी, एमसीक्यूज एससीक्यूज दोनों के अकॉर्डिंग. ठीक है, व्हाट इज द यूरिन फाइंडिंग्स. ठीक है, यूरिनरी फाइंडिंग्स इन एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूरिन स्कैंटी एंड कंसंट्रेटेड स्ट्रांगली एसिड इन रिएक्शन कंटेन्स ब्लड, albumin, bile, and sometimes sugar. And what are the crystals present in the urine? You can found in the urine after acute phosphorus poisoning. You can found crystals of tyrosine, leucine, and cysteine. CNS manifestations आपको manifestations at least frontal pain जरूर पता होनी चाहिए. ठीक है, frontal headache जो होती है. Fatal dose 60 to 120 milligram phosphorus and time period within 24 hours collapse कर जाता है patient, लेकिन normally it takes 6 to 7 days or longer. ठीक है, why demulsions are contraindicated in acute phosphorus poisoning, because they can easily dissolve and promote absorption of phosphorus. ठीक है, okay, why potassium permanganate is the ideal solution for gastric lavage in acute phosphorus poisoning, because it oxidizes phosphorus to harmless compounds, phosphoric acid and phosphates.
और आपको जो इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि बिकॉज first poisoning mainly affects liver and kidney, then what you can do to protect the liver, you can give intravenous dextrose, and if renal failure occurs, अगर renal failure हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे renal failure को आप चल रहा है उसे ओवरकम करना है, तो उसके लिए आपने पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस करना है, ठीक है. ओके, इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है. Mucous membrane of the stomach and intestine is yellowish or grayish white in color. ठीक है. Definitely अगर आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा तो you can ask कि body आई थी, आपने पोस्टमार्टम किया है, you can observe the mucous membrane of the stomach and intestine is yellowish or grayish white in color, having a garlicky odor, luminosity is present, positive. So what is the possible diagnosis or poison? ठीक है. The liver is undergoes necrobiosis. ठीक है. This is the differences. ये आपको पता होना चाहिए. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोरेंसिक में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स है कि फोरेंसिक के हवाले से ये पॉइजन क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसमें कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3 चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए. आइदर पॉइजन इज होमिसाइडल, आइदर पॉइजन इज सुसाइडल और एक्सीडेंटल. ठीक है, ये 3 चीज़ें तो ज़रूर, 3 पॉइंट्स तो यही बन जाते हैं मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में. ठीक है, किस किस पॉइजन में, एंड कुछ पॉइजन एक्सीडेंटल ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा होती हैं, कुछ पॉइजन से सुसाइडल रेट ज़्यादा होता है कुछ पॉइजन का. ठीक है, कुछ पॉइजन होमिसाइडल यूज़ होते हैं. तो वो आप एटलीस्ट आप लोगों ने जितने भी पॉइजन हैं उनका एक अपने पास टेबल बना के रखे हैं. विच वन इज होमिसाइडल कॉमन है, कौन सा एक्सीडेंटली कॉमन है, कौन सा जो है वो सुसाइडल कॉमन है. एंड येलो फॉस्फोरस इज मोस्ट कॉमन फॉर टू कमिट सुसाइड. ठीक है, ओके. क्रॉनिक पॉइजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, दैट इज फॉसी जॉ. ठीक है, What are the features of chronic phosphorus poisoning? ठीक है, इसमें आपने मेनली क्या लिखना है? It mainly chronic poisoning is only due to the inhalation of phosphorus fumes over a period of years. ठीक है, and those phosphorus fumes mainly attacks the lower jaw in a region of decayed tooth. ठीक है, where the suppurative microorganisms are already present. ठीक है, अब डेफिनेटली एक चीज़ ऑलरेडी ख़राब है, डिकेड टूथ है. ठीक है, तो उसमें जब ये गैस अटैक करेगी तो सिम्टम्स डेफिनेटली क्या होंगे, आपको दांत में पेन होना शुरू हो जाएगी, टूथ होगी, वहीं पे स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पे, जॉ पे. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे जॉ में फैल जाएगा. डेफिनेटली लोअर जॉ में मैंडिबल बोन होती है, तो मैंडिबल की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, सिक्वेस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, टीथ आपके लोअर जॉ के जो है वो लूज हो जाएंगे सारे के सारे. दैट इज फॉसी जॉ एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू द, ये पूरी जो मैंडिबल बोन है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होगी. ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द जॉ बोन विद मल्टीपल साइनसेस. ठीक है, मल्टीपल साइनसेस आपको बताया कि जब बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उसमें साइनस बन जाते हैं. साइनस हैविंग 2 ओपनिंग्स. ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. डेफिनेटली इंटरनल और एक्सटर्नल से जहाँ से बनेगा, ठीक है, फाउल स्मेलिंग पस डिस्चार्ज होगी. ठीक है, जहाँ से इंटरनल ओपनिंग होगी वहाँ से एक्सटर्नली ये रिलीज होगी पस. ठीक है, तो डेफिनेटली क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ फॉस्फोरस इस वजह से डेंजरस है कि फिर आपके मुंह से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा पस की. ठीक है, और यू आर अनेबल टू ईट एनीथिंग. तो फॉस्फोरस क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोसी जॉ है, जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज मस्ट. पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे. कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, अदर सिम्टम्स फॉस्फोरस जो क्रॉनिक पॉइजनिंग है उसकी वो इंपॉर्टेंट नहीं है. वीकनेस, वेट लॉस, एनीमिया, जॉइंटिस एंड पेन जॉइंट्स, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. आयोडीन का कलर आपको ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है, होमिसाइडल के तौर पे क्यों नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज इट्स कलर इजीली जो है वो डायग्नोजेबल होता है, इजीली आप डायग्नोज कर सकते हैं इसके कलर को. ठीक है,
आयोडीन की आपको फेटल डोज ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछा सकता है। फेटल डोज, फेटल पीरियड ऑफ आयोडीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जिंक, ठीक है। एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ आयोडीन इज 2 ग्राम्स, व्हाइल टिंचर फॉर्म ऑफ आयोडीन 8 to 10 ml, ठीक है। पीरियड आपको पता होना चाहिए फेटल। और ओके, अच्छा, ठीक है, ये आज आप लोगों ने पढ़ा है फास्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। आज हमने इनऑर्गेनिक, ठीक है, और इरिटेंट पॉइजन ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पॉइजन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना होगा वो होगा ऑर्गेनिक, जिसमें बेसिकली प्लांट पॉइजन आते हैं, एनिमल पॉइजन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्लांट पॉइजन पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? बिकॉज we still have 3 4 5 minutes, 4 to 5 minutes.